नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन कफाला प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन करता है? खाड़ी सहयोग परिषद देशों में प्रवासी मजदूरों की निगरानी के लिए एक प्रणाली, बिना किसी भौतिक धन को वास्तव में स्थानांतरित किए बिना धन हस्तांतरित करने का एक अनौपचारिक और अवैध तरीका, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की सरकारों द्वारा प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर अपनाया गया सामान्य व्यवस्थित कानून की शरिया अनुपालन ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली। जब हम बात करते हैं कफाला प्रणाली की, तो कफाला शब्द अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है गारंटी देना या देखभाल करना। कफाला प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो मुख्य रूप से खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य राज्य यानी बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों में लागू एक ऐसी प्रणाली को कहा जाता है जिसका उपयोग प्रवासी मजदूरों की निगरानी के लिए किया जाता है। इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा ए, जो कफाला प्रणाली को सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है। हमें इसके तहत ये समझना होगा कि कफाला प्रणाली के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य राज्यों में आने वाले मजदूरों का विनियमन किया जाता है और यह कोशिश की जाती है कि आने वाले मजदूर अनुबंध के अनुसार ही कार्य करें। इस प्रणाली के तहत जो अनुबंध किया जाता है उस पूरी अवधि के दौरान प्रवासी कामगार कानूनी रूप से एक व्यक्तिगत मैनेजर या नियोक्ता या प्रायोजक के अधीन होता है जिसे काफिल कहा जाता है। काफिल से स्पष्ट रूप से लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना वह प्रवासी श्रमिक देश में प्रवेश नहीं कर सकता, रोजगार स्थानांतरित नहीं कर सकता और न ही किसी अन्य कारण से देश को भी छोड़ सकता है। इसी प्रकार के कठोर नियमों के चलते कफाला प्रणाली की हाल के समय में काफी आलोचना की गई है और मानवाधिकार समूहों ने इसकी आलोचना करते हुए इसे एक प्रकार से बंधुआ मजदूरी और आधुनिक दास्ता की संज्ञा दी है, क्योंकि इसमें श्रमिकों को निकालने की धमकी देकर उनसे अधिक काम कराया जाता है और श्रमिकों को स्वेच्छा से रोजगार करने की अनुमति भी नहीं दी जाती है। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसके चलते कफाला प्रणाली काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, नेहरू लियाकत समझौते के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? यह 1950 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौता था। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे को सुलझाना था। इसने संबंधित देशों में जबरन धर्मांतरण को मान्यता नहीं दी। इसे लाहौर घोषणा के रूप में भी जाना जाता है। विकल्प है केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 4 कि केवल 1, 2 और 3। तो नेहरू लियाकत समझौता 1950 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौता था, जिसके माध्यम से दोनों देशों में विद्यमान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया गया, क्योंकि 1950 में व्यापक सांप्रदायिक दंगे देखे जा रहे थे और इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव के चलते पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र में नोआखली आदि क्षेत्रों में दंगों के चलते 10 लाख से अधिक हिंदू और मुसलमानों को पूर्वी पाकिस्तान से भारत और भारत से पूर्वी पाकिस्तान प्रवासित होना पड़ा था। इस प्रकार इन अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा कराई जा सके, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच 8 अप्रैल 1950 को एक समझौता किया गया, जिसके माध्यम से दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने कोशिश की कि अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा की जा सके। इसके माध्यम से शरणार्थियों को अपनी संपत्तियों के निपटान के लिए लौटने की अनुमति दी गई, अपहरण की गई महिलाओं और लूटी गई संपत्ति को वापस किया गया, जबरन धर्मांतरण को मान्यता नहीं दी गई और अल्पसंख्यक अधिकारों की पुष्टि की गई। इस समझौते को हम दिल्ली पैक्ट के रूप में भी जानते हैं, जिसके चलते काफी महत्वपूर्ण है। इसे लाहौर घोषणा के रूप में नहीं जाना जाता, जो वास्तव में 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ एक समझौता था, जिसके माध्यम से दोनों देशों ने 1998 के परमाणु परीक्षण की पृष्ठभूमि में अपने देशों के बीच के संबंध को बेहतर करने का प्रयास किया। यानी पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन सही है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा डी, केवल 1, 2 और 3। आज के द हिंदू अखबार में CAA और NRC पर लेख प्रकाशित हुआ है और पिछले साल नागरिक संशोधन अधिनियम पर वाद विवाद के चलते नेहरू लियाकत समझौता काफी चर्चा में रहा था, जो आगे भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इनमें से किस राज्य में अद्वितीय एल्डर वृक्ष आधारित
झूम कृषि की जाती है? मेघालय, नागालैंड, मणिपुर की अरुणाचल प्रदेश। एल्डर वृक्ष आधारित झूम कृषि को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि झूम कृषि क्या होती है। झूम कृषि, जिसे स्लैश एंड बर्न कृषि या फिर स्थानांतरित खेती कहा जाता है, वह फसल उगाने की एक विधि है जिसमें पेड़ और अन्य वनस्पतियों को साफ करके और खेतों को जलाकर फसल उगाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भूमि जलाने से मिट्टी में पोटाश की वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। मुख्य रूप से भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इस प्रकार की झूम खेती देखने को मिलती है और इसमें भी एल्डर वृक्ष आधारित झूम कृषि हम नागालैंड के क्षेत्र में मुख्य रूप से देखते हैं। एल्डर वृक्ष आधारित कृषि पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो नागालैंड की विभिन्न जनजातियों जैसे कि अंगामी और कोन्याक के द्वारा कई सदियों से पालन की जा रही है, जिसमें हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले पर्णपाती वन एल्डर वृक्ष को भी फसल के साथ उगाया जाता है। इस प्रकार एल्डर पेड़ों के साथ की जाने वाली ये खेती बहुत ही लाभकारी कृषि वानिकी प्रणाली बनाती है, क्योंकि एल्डर को उच्च मिट्टी की उर्वरता की आवश्यकता नहीं होती और इसके माध्यम से बंजर भूमि को भी कृषि भूमि में बदलना बहुत व्यवहारिक हो जाता है। इस प्रणाली को नागालैंड की स्वदेशी जनजातियों के द्वारा कई वर्षों से परीक्षण किया जा रहा है और वर्तमान में यह भूमि उपयोग के एक बेहतरीन मॉडल के रूप में सामने आया है। आप इस चित्र में इस प्रकार की खेती प्रणाली को देख सकते हैं जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। आज के द हिंदू अखबार में भी नागालैंड से संबंधित खबर आई है, जिसके चलते ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दिए गए युग्मों में से कौन सा से सुमेलित हैं या हैं? मिसाइल और उनके प्रकार, आकाश सतह से सतह पर, बराक 8 सतह से हवा में, अस्त्र हवा से हवा में। विकल्प है केवल 1, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 कि केवल 3। जब हम बात करते हैं आकाश मिसाइल की, तो यह सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जो 18,000 मीटर की ऊंचाई पर 50 से 80 किलोमीटर दूर विमान को निशाना बना सकती है। इसमें लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइल के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल आदि हवाई लक्ष्यों को भी बेअसर करने की क्षमता है। जब हम बात करते हैं बराक 8 की, तो ये भारत के DRDO द्वारा इजराइल के साथ मिलकर विकसित की गई एक ऐसी मिसाइल है जो सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। वहीं दूसरी ओर अस्त्र स्वदेश में विकसित की गई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का उदाहरण है, यानी यह लड़ाकू पायलटों को दुश्मन के उन ठिकानों पर भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम बनाती है जो उनकी दृश्य सीमा से परे होते हैं और इसकी रेंज 70 किलोमीटर से भी अधिक है, जो इसको काफी घातक बना देती है। इस रूप में अगर हम देखें तो पहला विकल्प हमारा सही नहीं है, हालांकि दूसरा और तीसरा विकल्प सही है और इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। अब हम यूपीएससी में आए हुए एक पास्ट ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कवक मूलीय जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है, पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है, रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। तो कवक मूलीय जैव प्रौद्योगिकी, जिसे सामान्य अर्थों में माइकोराइजा कहा जाता है, यह वास्तव में कवक यानी फंगस और एक हरे पौधे के बीच का सहजीवी जुड़ाव है, जिसमें पौधे के द्वारा कवक यानी फंगस को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से शर्करा दी जाती है और इसके बदले में कवक पौधे को फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिज प्रदान करता है। हाल के समय में विविध प्रकार की रिसर्चों ने यह साबित किया है कि इस प्रकार के कवक मूल वाले पौधे गैर कवक मूल वाले पौधों की तुलना में अधिक कुशलता से काम करते हैं, जो पौधे को रोग और सूखे के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाने के साथ ही कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी लाभदायक हैं और इससे सूखे का प्रतिरोध करने के साथ ही रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता भी आ जाती है और इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा डी, जो आपको याद रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य की, जिसमें हम बात करेंगे उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की, जिसको लेकर आज द हिंदू में खबर छपी है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन
यूनियन के मध्य उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल को लेकर विवाद देखे गए हैं। जब हम बात करते हैं उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की, तो यह 1 जनवरी 2021 को लागू हुआ और इस रूप में यह अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा है। इस प्रोटोकॉल के तहत ब्रिटेन और यूरोपीय संघ इस बात पर सहमत हुए कि भले ही उत्तरी आयरलैंड अब यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, फिर भी वह यूरोपीय संघ से जुड़े नियमों का पालन करना जारी रखेगा और इस रूप में उत्तरी आयरलैंड यूरोपीय संघ के एकल बाजार का हिस्सा बना रह गया। हमें याद रखना होगा कि ब्रेक्जिट के चलते इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स यूरोपीय संघ के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच एक नियामक सीमा बन गई है। इससे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या वेल्स से सामान उत्तरी आयरलैंड में जब प्रवेश करते हैं तो सामानों में नई जांच करने की आवश्यकता होती है। उत्तरी आयरलैंड के बंदरगाहों पर निरीक्षण होते हैं और सीमा शुल्क दस्तावेजों को भरना पड़ता है। इससे एक हार्ड बॉर्डर की समस्या उपज गई है, जो वर्तमान में विवादों का कारण बना हुआ है। इस पूरे वाद विवाद को हम इस मानचित्र से भी समझ सकते हैं, जिसके तहत जब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो इसमें मुख्य रूप से इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड के साथ ही उत्तरी आयरलैंड को भी शामिल किया जाता है। जब यूनाइटेड किंगडम द्वारा यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया गया, उसके पश्चात से ही यूरोपियन यूनियन के अनेक नियमों का पालन यूके के द्वारा नहीं किया जा रहा है। हालांकि इसके विपरीत उत्तरी आयरलैंड यूरोपियन यूनियन के एकल बाजार में बना हुआ है, जिससे अनेक व्यवहारिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। भौगोलिक रूप से उत्तरी आयरलैंड आयरलैंड द्वीप का हिस्सा है। राजनीतिक रूप से यह यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, किंतु ब्रेक्जिट के पश्चात सामानों के लेन देन में काफी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसके चलते वाद विवाद बढ़ गया है। ब्रेक्जिट से पहले ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के मध्य मुक्त रूप से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, जिससे उत्तरी आयरलैंड से यूके की वस्तुओं को यूरोपियन यूनियन तक भेजा जाता था। किंतु वर्तमान में ब्रेक्जिट के चलते ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है और उत्तरी आयरलैंड चूंकि यूरोपियन यूनियन के एकल बाजार में ही बना हुआ है, जिससे समस्याएं देखी जा रही हैं और हाल में ही आयरलैंड में इसको लेकर दंगे भी देखे गए हैं। आयरलैंड में विद्यमान यूके समर्थक समूहों का कहना है कि हमें इस प्रकार के हार्ड बॉर्डर की समस्या के निवारण के लिए कार्य करना होगा। इसके माध्यम से अभी हाल में ही यूके के द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि सीमाओं पर किए जाने वाले वस्तुओं के निरीक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए और उत्तरी आयरलैंड क्षेत्र में विद्यमान यूरोपियन यूनियन के यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के क्षेत्राधिकार को भी समाप्त करने के लिए हमें कार्य करना होगा। हालांकि इन प्रस्तावों के बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं, जिसके आगे सकारात्मक समाधान को किए जाने के लिए कार्य करना होगा। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।